हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट 15 को हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं और आज बारी है मॉक टेस्ट 16 को पढ़ने की। और मॉक टेस्ट 15 में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और होमवर्क ये था कि जात और संवार। मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि ये जो जात और संवार है ये निम्नलिखित में से किस किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। क्या जात और संवार जो ये जो दोनों शब्द है ये आपकी जमींदार प्रणाली से संबंधित है या फिर आप लोगों के इक्तादारी प्रणाली से, या फिर जवाब होगा मनसबदारी प्रणाली। मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और आप सभी जानते हैं कि जात और संवार है। यहाँ पर जात जात व जो संवार है यह दोनों मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। और सवाल यदि ये प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो मनसबदारी प्रथा थी ये किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक प्रणाली दे के रखी है आप लोगों की इक्तादारी प्रणाली। कौन सी प्रणाली? इक्तादारी प्रणाली। इक्तादारी प्रणाली। और जवाब पूछ लेगा कि यही इक्तादारी जो प्रणाली हुआ करती थी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। तो जवाब होगा इल्तुतमिश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसबदारी प्रणाली। कौन सी दारी प्रणाली? मनसबदारी प्रणाली। और यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में आप लोग और क्या याद रख सकते हैं इक्तादारी के साथ में आप लोग यहीं पर इल्तुतमिश के बारे में? तो जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश में मुख्य रूप से यही शासक ने भारत में एक दल चालीसा का निर्माण किया था। दल चालीसा का निर्माण किया था जिसमें 40 तुर्की सरदार रहे थे। 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन हुआ करता था। यहाँ पर इतना आप लोगों को अभी तो याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों को देके रखा है, निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा नेपाल देश की स्थापना की गई थी? देखिए नेपाल की स्थापना के बारे में आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न पूछा है और पहला सवाल है राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह या पृथ्वी नारायण शाह या महेंद्र वीर बकरम शाह देव, किसके द्वारा नेपाल की स्थापना का श्रेय उस शासक को दिया जाता है? आप लोगों से प्रश्न पूछा है। और आप सभी जानते होंगे कि भारत के नॉर्थ में एक गोरखा समुदाय रहा। गोरखा समुदाय। और उसी गोरखा जो जो ये आपका समुदाय हुआ करता था, यही गोरखा समुदाय का जो लास्ट रूलर हुआ करता था, लास्ट जो रूलर हुआ था यानी जो शासक हुआ करता था, तो उस शासक का नाम था पृथ्वी नारायण शाह। क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वी नारायण शाह। और इसी पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा आप लोगों को याद रखना है कि नेपाल देश की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी नारायण शाह। यदि हम लोग नेपाल के बारे में कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स को यहाँ पर देखें तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पड़ती है, जिसे यहाँ पर हम लोग इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। और यही माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम दिया गया है आप लोगों को जवाब देना है। यही हम लोग माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे पढ़ते हैं, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो आपकी माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माता। इतना आप सबको याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। और सेकंड प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है? सेकंड प्रश्न हम लोगों को देके रखा है पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? और सबसे पहले प्रयोग किया गया था पॉलिटिक्स शब्द आप लोगों से पूछा है। तो क्या राइट आंसर होगा इस सवाल का? पॉलिटिक्स। चार ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों को अरस्तु देके रखा है, फिर इसके बाद में सुकरात, प्लेटो या जॉन लॉक देके रखा है। सवाल पूछा है पॉलिटिक्स राजनीतिक जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी जानते हैं जो यहाँ पर ग्रीस और ये जो यूनान ये देश हुआ करता था, यहीं पर एक बहुत बड़ा एक फिलोसोफर हुआ और उस फिलोसोफर का नाम हुआ करता था दरअसल सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। सुकरात एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ करता था और सुकरात के बाद
सुकरात का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था प्लूटो। सुकरात का ये शिष्य हुआ और इसी प्लूटो का जो शिष्य हुआ करता था यहाँ पर ये व्यक्ति अरस्तु, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और यही अरस्तु के द्वारा एक पॉलिटिक्स यहाँ पर एक बुक लिखी गई थी, जिसके कारण यही अरस्तु को हम लोग यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाए। राजनीति राजनीति विज्ञान का जनक भी यही यहाँ पर अरस्तु को बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और यही अरस्तु का जो शिष्य हुआ करता था सिकंदर तृतीय। कौन हुआ करता था? सिकंदर तृतीय। यही पर ये आपके अरस्तु जो था इसी का शिष्य हुआ करता था, सिकंदर तृतीय। यहाँ पे पॉलिटिक्स बुक लिखी गई थी अरस्तु के द्वारा और यहीं पर अरस्तु के द्वारा ये आपके पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरस्तु को। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की ओर और देख रखा है मई 2020 तक के अनुसार भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। और शास्त्रीय भाषा आप लोगों को देख रखा है कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। और प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि मई 2000 या 31 मई यानी 31 मई और 2020 तक भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है आप लोगों से पूछा है। तो क्या जवाब होगा? आपके बोर्ड पर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 7 शास्त्रीय भाषा, 5 शास्त्रीय भाषा, 4 शास्त्रीय भाषा या 6 शास्त्रीय भाषा। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोगों को बताना है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी। तमिल को कब मान्यता प्राप्त हुई थी? 2000 यहाँ पर 4 में, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहीं पर सेकंड पायदान पर यहाँ पर संस्कृत की बारी आएगी और संस्कृत को हम लोगों ने 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था संसद को। इसके बाद कौन सी शास्त्रीय भाषा आएगी? कन्नड़ शास्त्रीय भाषा, आप लोगों को याद रखना है। ये भी भारत की एक शास्त्रीय भाषा है, इसे 2008 में हम लोगों ने दर्जा दिया था। वहीं पर मैं बात करूंगा तेलुगु की। तेलुगु को कब यहाँ पर घोषित किया गया था? 2008 में। वहीं पर बात होगी मलयालम भाषा की। मलयालम भाषा, और मलयालम भाषा को 2013 पे यहाँ पे ये दर्जा दिया गया था। और एक भाषा रहेगी जिसका नाम रहेगा सर ये आपकी तो ये जो भाषा रहेगी ओडिसी। तो जवाब होगा इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आज वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हम लोगों को दिखाई पड़ती है। यहाँ पर इतना आप सबको याद होना चाहिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आपके उड़ीसी। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 शास्त्रीय भाषाएं है हमारे पास में वर्तमान समय में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और अगला प्रश्न जो दे के रखा है कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की है, क्या है ये? नृत्य शैली है, आप लोगों से पूछा है। संगीत का एक प्रकार है, क्या एक रंगमंच है या एक भाषा है? हक्की पिक्की और सिद्धि आप लोगों से पूछा है। कर्नाटक की ये क्या रही है? भाषा है, रंगमंच शैली है, संगीत का प्रकार है या एक नृत्य शैली है? और आप जानते होंगे हाल ही में एक चर्चा का विषय बनी हुई है यहाँ पर हक्की बिक्की, एक ट्राइबल्स, एक जनजाति जो एक तेल के लिए फेमस है कर्नाटक में, परंतु यहाँ पर जनजाति ऑप्शन में नहीं है। तो हक्की बिक्की और सिद्धि, यहाँ पर हक्की फिर यहाँ पर बिक्की दे के रखा है और वहीं पर यहाँ पर एक सिद्धि दे के रखा है। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही कर्नाटक की प्रमुख भाषाएं हैं। क्या है ये भाषाएं? आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक के प्रमुख त्योहार आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन कौन से त्योहार होंगे? देखिए, एक तो करगा के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कंबाला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कंबाला। और ये कंबाला एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, आप लोगों को याद होगा, एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता, एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर मनाया जाता है एक हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये कर्नाटक के कुछ फेमस फेस्टिवल है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमसे पूछा था हक्की पिक्की और सिद्धि, हक्की बिक्की सिद्धि ये तीनों ही क्या है? तो दोस्तों ये भाषाएं हैं कर्नाटक की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देकर रखा है निम्नलिखित में कौन सा संगीत आपके
कौन से घराना पहली बार देके रखा है यहाँ पर आप लोगों का, इंदौर घराना से संबंधित है। हम लोग सभी घरानों के बारे में पढ़ चुके हैं, बनारस घराना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये आपके ये पटियाला घराना के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर इंदौर घराने के बारे में, कौन उसके संस्थापक थे, आप लोगों से पूछा है। तो ये कौन से घराने से संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा इस घराने के जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान को श्रेय दिया जाता है इसी घराने के संस्थापक का। मेरा प्रश्न अब यह है कि भीमसेन जोशी जो है, भीमसेन जोशी को ये कौन से घराने से संबंधित है। अब मेरा प्रश्न ये है, ये कौन से घराने से संबंधित है, भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंधित है, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंधित है, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप लोगों को जवाब देना है। और वहीं पर ये आप लोगों को याद होना है, भीमसेन जोशी को 2009 में क्या मिला था, 2009 में इनको भारत रत्न मिला था, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर इन्हें यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, भीमसेन जोशी साहब को पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में यदि प्रश्न पूछ लेगा तो 1999 में इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। विलायत खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, जवाब क्या होगा, विलायत खां। और विलायत खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जवाब होगा दोस्तों ये सितार वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, सितार वाद्य यंत्र वादक, ये सितार वादक है। और यहाँ पर MS सुब्बुलक्ष्मी दे के रखा है। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि MS सुब्बुलक्ष्मी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये संगीत क्षेत्र से जानी जाती है, तो जवाब हो जाएगा 1974 में, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को 1974 में। और सुब्बुलक्ष्मी मैम को भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था, इतना आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, तो जवाब हो जाएगा 1998 में सुब्बुलक्ष्मी मैम को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना सारा आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, बांसुरी या बांस की बांसुरी संबंधित विश्व के प्रसिद्ध हस्ती है, विश्व की प्रसिद्ध हस्ती है बांसुरी, ये बांसुरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। कौन, इन ये जो चार ऑप्शन देके रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से बांसुरी से एक विश्व की प्रसिद्ध हस्ती है। यहाँ पर अंजनी बाई मालपेकर देके रखा है, मीरा बनर्जी, यहाँ पर अजय चक्रवर्ती देके रखा है, या हरि प्रसाद चौरसिया। आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, हरि प्रसाद चौरसिया इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और एक देख लीजिएगा आप लोग, राजेंद्र प्रसन्ना का आप लोग बांसुरी से रिलेटेड याद कर सकते हैं। बांसुरी से एक तो हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा, हरि प्रसाद चौरसिया आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार, माफी चाहूंगा, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो जवाब हो गया सन 2000 में मिला था। और एक राजेंद्र प्रसन्ना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, राजेंद्र प्रसन्ना ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी बांसुरी वादक है भारत के प्रसिद्ध। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरि प्रसाद चौरसिया, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक और प्रश्न यदि मैंने पूछ लिया कि हरि प्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो क्या होगा जवाब, पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, लेकिन मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछा कि पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो क्या जवाब होगा, तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रहा है, नचिकेता और यम के बीच जो प्रसिद्ध संवाद हुआ था वो कौन से उपनिषद में हम लोगों को देखने को मिलता है। प्राचीन भारत से ये प्रश्न है, चार ऑप्शन देख रखे, छांग्योपनिषद, मुंडको उपनिषद या कंठोपनिषद। तो सवाल का राइट आंसर होना चाहिए
कंठोपनिषद में हम लोगों को यहाँ पर नचिकेता और यम के सुप्रसिद्ध संवाद के बारे में देखने को मिलता है। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है, प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन से? वाकाटक वंश के संस्थापक आप लोगों से पूछा है, और क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? वाकाटक वंश के संस्थापक सर्वसेन, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन या रुद्रसेन प्रथम? वाकाटक वंश आप लोगों से पूछा है, कौन होगा वाकाटक वंश का संस्थापक? चलिए, आप वाकाटक वंश का राइट आंसर तो आप लोगों को पता होगा। आप मुझे बताइएगा कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन रहेगा? आप लोगों को बताना है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है, आप लोगों को जवाब देना है। तो जवाब क्या हो जाएगा? मूलराज प्रथम। क्या होगा? मूलराज प्रथम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर यहाँ पर यदि शुंग वंश का पूछ लेगा, सोलंकी वंश के बाद यदि शुंग वंश का यहाँ पर सवाल पूछेगा कि कौन हुआ करता था, तो जवाब होगा कि पुष्यमति शुंग। पुष्यमति शुंग हुआ करता था, इसी शुंग वंश का संस्थापक। और वहीं पर राष्ट्रकूट वंश का पूछेगा, राष्ट्रकूट वंश का यदि संस्थापक के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब होगा? तो यहाँ पर जवाब होना चाहिए दंती दुर्ग। कौन होगा? दंती दुर्ग इसी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक यहाँ पर रहेगा। वहीं पर यदि सातवाहन वंश के बारे में पूछेगा, सातवाहन वंश के बारे में, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा दोस्तों सीमुक। सीमुक हुआ करता था सातवाहन वंश का संस्थापक। हम लोगों से पूछा है दोस्तों वाकाटक वंश के बारे में, तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक हुआ करता था वो हुआ करता था विंध्य शक्ति। कौन हुआ करता था? विंध्य शक्ति। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? देख रखा है मुगल शासकों का एक सही क्रम बताना। बेहद सरल प्रश्न है आप लोगों से। इन इन मुगल डायनेस्टी से आप लोगों को इनका सही क्रम बताना है। यानी सबसे पहले, यानी संस्थापक से लगाकर प्रमुख तौर पर कौन आया था, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोग मुगल डायनेस्टी आप लोगों को याद होना चाहिए, मुगल वंश। और मुगल वंश में कौन रहा इन मुगलों का संस्थापक? तो जवाब हो जाएगा बाबर। और बाबर का समयकाल 1526 से लगाकर तो 1530 तक इसी का वंश, इसी बाबर का शासन काल रहा। बाबर के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था। यहाँ पर हुमायूं का समयकाल 1530 से लगाकर तो यहाँ पर 40 तक रहा। और इसके बाद में फिर से यहाँ पर दोबारा से हुमायूं शासक बना था, तो 1555 से लगाकर तो 56 तक ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इसी यहाँ पर हुमायूं के बाद यहाँ पर अकबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाएगा, जो 1556 से यहाँ से लगाकर 1605 तक दिल्ली की राजगद्दी पर रहा। और यहीं पर अकबर के बाद में अब दिल्ली का शासक जहांगीर बनेगा, तो जहांगीर का समयकाल 1605 से लगाकर तो 1627 तक जहांगीर का समयकाल रहा। वहीं पर जहांगीर के बाद शाहजहां दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा, तो शाहजहां का समयकाल 1627 से लगाकर 1658 तक शाहजहां का समयकाल रहा। और शाहजहां के बाद इसका बेटा शासक बना जिसका नाम रहेगा औरंगजेब। और यह ये आपके औरंगजेब का ये समयकाल 1650 यहाँ पर ये आपके 8 से लगाकर तो 1707 तक इसका समयकाल रहा। तो ये लगातार वे में वंश भी हो गए उनके और उनका समयकाल भी हो गया। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। बाबर के बाद कौन आना चाहिए? हुमायूं। फिर यहाँ पर अकबर याद होना चाहिए, फिर जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। और बहादुर शाह प्रथम, ये बहादुर शाह प्रथम कौन हुआ करता था? औरंगजेब का बेटा। कि 4 इसके बेटे हुआ करते थे। तो बाबर आना चाहिए, उसके बाद हुमायूं, यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संबंधित कर राशियों को क्या कहा जाता था? आप लोगों से पूछा है कर राशियों को क्या कहा जाता था? बजर, पोलाज,
हासिल या जमा क्या कहा जाता था? आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक प्रकार की जाबीताना कर व्यवस्था हुआ करती थी। जाबीताना कर व्यवस्था एक टैक्स प्रकार की हुआ करती थी। ये टैक्स प्रति बीघा के हिसाब से लगाया जाता था। खड़ी फसल पर प्रति बीघा के हिसाब से ये टैक्स लगाया जाता था। लेकिन इन लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा है, मुगल शासक की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तय की गई राशि, जो राशि तय की जाती थी उसे डेस क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो राशि तय कर ली जाती थी टैक्स के रूप में पहले से ही, उसे यहाँ पर जमा कहा जाता था। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। सवाल नंबर 11 हम लोग क्या देखा है? ई एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। आप लोगों को दे के रखा है और चार ऑप्शन दे के रखा है, मंडोलिन, गिटार, घड़म या पखावज। किससे फेमस व्यक्ति है ई एम सुब्रमण्यम? ई एम सुब्रमण्यम जिस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वहीं पर टी एन विनायक राम भी उसी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो चाहे यदि आप लोगों से प्रश्न पूछेगा ई एम सुब्रमण्यम के बारे में, ई एम यहाँ पर सुब्रमण्यम के बारे में सवाल पूछेगा, या टी एन विनायक राम, टी एन विनायक विनायक राम, ये दोनों ही किससे संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा ये दोनों ही घड़म से संबंधित है। कौन से वाद्य यंत्र से? घड़म वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। यदि मैंने प्रश्न पूछ लिया कि पखावत से कोई दो फेमस हस्ती का नाम ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तो वो क्या होगा? पखावत से दो फेमस व्यक्ति जो इसी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप लोगों को क्या यहाँ पर क्या जवाब होगा? आप लोगों को जवाब यहाँ पर देना है। तो पहला तो हो जाएगा गोपाल दास। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोपाल दास आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहीं पर यहीं पर पखावत से केलू चरण महापात्र, केलू चरण महापात्र भी फेमस है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और कौन फेमस है दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा कुणाल पाटिल। कौन फेमस है? कुणाल पाटिल। ये वो तीन हस्तियां हैं जो इसी पखावज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों से ई एम सुब्रमण्यम पूछा था, तो जवाब हो जाएगा घड़म वाद्यंत्र से ये फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है? प्रश्न क्रमांक 12 की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को देके रखा है जनवरी 2019 में या आर्थिक रूप से जो वीक लोग हैं वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का, यानी ईडब्ल्यूएस के वर्ग के लोगों को आप लोग जानते होंगे 2019 में मोदी सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया था। और ये जो रिजर्वेशन को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना था? आप लोगों से प्रश्न पूछा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा, किसके द्वारा सबसे पहला ये रिजर्वेशन अपने राज्य में लागू किया गया था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने इसे लागू किया गया था। दो दो आर्टिकल के तहत दिया गया था। आर्टिकल 15 पॉइंट का पॉइंट नंबर 6 और 16 का पॉइंट नंबर 6 के तहत इन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था। यानी इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसके साथ 10% इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस वर्गीय लोगों को आरक्षण दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देकर रखा है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय का उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? और चार ऑप्शन आप लोगों को देके रखे हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नमदा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केयुलबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तो मणिपुर का है, आप लोग जानते होंगे, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट कहाँ का पड़ेगा? उत्तराखंड का पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा इसके बारे में। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया था? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर में इसे हम लोगों ने शामिल किया गया है। यहाँ पर इतना याद होना चाहिएगा। केबुल लामजाओ कहाँ पर पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा ये मणिपुर में पड़ेगा। पर हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी यहाँ पर हिमालय का उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए नामदफा, नमदा, यानी नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है। और ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ेगा? तो जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। माफी चाहूंगा, उत्तराखंड में नहीं पड़ेगा। ये जो पड़ेगा, जवाब हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, और किस लिए फेमस है इसका और कारण पूछ लेगा, और किस कारण से फेमस है, तो चार बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के कारण फेमस, चार बड़ी बिल्ली की बिल्ली की जो प्रजातियां हैं उनके लिए ये नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने आप में फेमस है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न था, आप लोगों को याद होना चाहिए। नाम दफा जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर पड़ेगा। और क्या क्या पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक मोलिंग 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 वन्य जीव अभ्यारण्य भी पड़ेगा, अरुणाचल वन्य जीव जीव अभ्यारण्य। और वहीं पर एक है कामलाग, कौन सा पड़ेगा दोस्तों, कामलाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। कामलाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों ही पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में एपी में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, एक फेमस खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी, और ये दुर्योधन सिंह नेगी कौन से खेल से संबंधित है, आप लोगों से पूछा है। और चार ऑप्शन देके रखा है, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस या फिर निशानेबाजी। निकहत जरीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, निकत जरीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ पर अमित पंघाल का नाम सुना होगा, अमित अमित पंघाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विजेंदर सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विजेंदर सिंह के बारे में, और वहीं पर मेरी कॉम के बारे में, मेरी कॉम, और लवलीना बोरगोहन, लवलीना लवलीना बोरगोहन ये सभी कौन से खेल संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी, मुक्केबाजी से संबंधित है। और यहाँ पर दुर्योधन सिंह जो नेगी सर है, दुर्योधन सिंह नेगी भी कौन से खेल संबंधित है, जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है यहाँ पर, हॉकी के मैदान का आयाम यानी लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई का माप क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये हॉकी का ग्राउंड आपके सामने देख रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, हॉकी के मैदान की, हॉकी का जो ग्राउंड होता है हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है, यदि संबंधित प्रश्न हम लोगों से पूछा है तो जवाब हो जाएगा 91.4 मीटर इसकी लंबाई होती है। वहीं पर चौड़ाई आप लोगों से पूछेगा चौड़ाई कितनी होती है, तो क्या जवाब हो जाएगा 15 मीटर इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई होती है। इतना आप सबको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिए मेरा प्रश्न अब ये है कि जो टेबल टेनिस हम लोग खेलते हैं, तो टेबल टेबल टेनिस जो खेल खेलते हैं उस टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी पड़ेगी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। टेबल टेनिस आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग उसकी ये आप लोगों को लंबाई बताना है, तो क्या जवाब होगा, और चौड़ाई कितनी पड़ेगी टेबल टेनिस खेल की। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, टेबल टेनिस खेल की लंबाई और चौड़ाई आप लोगों से पूछेगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगा 2.72 मीटर इसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई 1.52 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई होगी। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। वहीं पर यदि प्रश्न पूछ लेगा कि एक वॉलीबॉल खेल होता है, वॉलीबॉल एक खेल होता है, इस वॉलीबॉल खेल की लंबाई कितनी पड़ेगी, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर 18 मीटर पड़ेगी, और चौड़ाई कितनी होगा, तो 9 मीटर इस वॉलीबॉल खेल का जो परिसर होता है उसकी चौड़ाई पड़ती है। ये तीनों ही आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.4 मीटर हमारे पास में लंबाई देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है यहाँ पर, भारत ने एशियाई खेलों में मेजबानी कौन से वर्षों में की है, मेजबानी कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते होंगे कि 1951 में, और एक होगी 1982 में, यहाँ पर हम लोग एशियाई खेलों की मेजबानी पढ़ चुके हैं। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अभी 2018 में इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, इंडोनेशिया में इनका आयोजन हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। वहीं पर 2022 में कहाँ पर हुआ था, तो एक होंग जाहू
जाऊ प्रांत ये पड़ेगा चीन में, इसमें यहाँ पर 2022 में हुआ था। अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था 2026 में इनका आयोजन कहाँ पर होगा, तो जवाब हो जाएगा जापान में। और जो पहले आप लोगों के एशिया खेल हुए थे इनका आयोजन भारत में हुआ था दोस्तों 1951 में, और न्यू दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था, न्यू दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था। और भारत में 9वें फिर से एशियन खेल हुए थे 1982 में। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 और 1982 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, हम लोगों को देख रखा है भारत में बर्फीला तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई। ठीक है, बर्फीला तेंदुआ परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी, आप लोगों से प्रश्न ये पूछा है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, बर्फीला तेंदुआ परियोजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो आप सभी जानते होंगे कि इसी बर्फीला बर्फीला जो तेंदुआ है, बर्फीला तेंदुआ परियोजना को भारत में 2009 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। मेरा प्रश्न अब ये रहेगा कि गिर परियोजना कब भारत में लागू हुई थी, गिर परियोजना कब लागू हुई थी, तो जवाब हो जाएगा 1972 में हुआ था। वहीं पर यहाँ पर हम लोगों ने बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ बाघ संरक्षण परियोजना को कब लागू किया था, तो जवाब हो जाएगा 1973 में हम लोगों ने इसको लागू किया था। वहीं पर एक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना हम लोगों ने कब प्रारंभ किया गया था, तो 1970 में हम लोगों ने हंगुल परियोजना को देखा था। वहीं पर हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना को हम लोग कब लेके आए थे, तो जवाब हो जाएगा 1992 में हम लोगों ने हाथी संरक्षण परियोजना को यहाँ पर देखा था। हम लोगों से बर्फीला तेंदुआ के बारे में पूछा है, तो जवाब हो जाएगा 2009 में हम लोगों ने इसको लागू किया था। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, भारत में भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है। कायल आप लोगों से पूछा है, कायल एक प्रकार का क्या होता है, ज्योग्राफी में हम लोगों को ये टर्म्स पढ़ने को मिलता है कि कायल क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, या नहीं पढ़ा तो यहाँ प्लीज जरा समझिएगा। क्या ये आपके उत्तर पूर्वी भारत में एक जलोढ़ के मैदान है, तो जवाब होगा नहीं, जलोढ़ के मैदान नहीं है। टेक्टोनिक जो हमारे पास में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके द्वारा बनी गई एक झील है, तो जवाब होगा नहीं, ये भी गलत होगा। और ग्लेशियर क्ले के द्वारा मोटा एक जमाव, एक पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, क्या वो है, तो जवाब होगा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होती है अप्रवाही जल, अप्रवाही जल। इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। देखिए भारत का क्या है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और इस भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये जो भारत का पश्चिमी घाट है, इसी भारत के पश्चिमी घाट में क्या होता है, यहाँ पर ये केरल स्टेट है, और केरल में जो मालाबार का तट पड़ता है, कौन सा बार, मालाबार का जो तट पड़ता है, उसी मालाबार तट में समुद्र का पानी धरातल में आएगा और फिर से जाएगा। तो जो पानी समुद्र का पानी यहीं पर इसी मालाबार तट के पास में जो ठहर जाता है, रुक जाता है, उससे एक झील का निर्माण बन जाता है, वेटलैंड जिसे हम लोग बोलते हैं। और वही जो झील का पानी यहाँ पर उगता है, उसे केरल की जो लोकल भाषा है, केरल के लोग उसे क्या बोलते हैं, उसे कायल बोलते हैं। इतना, तो ये होता है कायल। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए था। कायल आप लोग समझ चुके हैं, यदि अब प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोगों को देख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है, आप लोगों को बताना है। और चार ऑप्शन आप लोगों को दे के रखा है। महादेव पर्वत, ये जो महादेव पहाड़ियां हैं ये मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद महादेव पर्वत कर्नाटक पठार का हिस्सा है। महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के पूर्व में स्थित है। या यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि महादेव पहाड़ियां या आपकी अरावली पर्वतमाला श्रेणी का हिस्सा है। तो क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए महादेव पर्वत मेकाल पहाड़ियों के बारे में आप लोगों से पूछा है, और आप लोगों ने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कभी ना पढ़ी होगी, तो मध्य प्रदेश में हमारे पास में एक सतपुड़ा पर्वतमाला हम लोगों को दिखाई देता है।
ये रही सतपुड़ा पर्वतमाला, और इसी सतपुड़ा पर्वतमाला को हम लोग 3 हिस्सों में मुख्य तौर पर बांटते हैं। सर इसका नाम होगा सतपुड़ा पर्वतमाला। और ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला का ये वाला जो क्षेत्र होगा, जिसे हम लोग राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं, इसके बीच वाले क्षेत्र को हम लोग महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है, इसे हम लोग मेकाल पर्वत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेकाल पर्वत। और ये जो पर्वतमाला मैंने बनाई है, ये वाला इसका पश्चिम वाला इलाका है, और इसका ये वाला यहाँ पर पूर्वी इलाका पड़ता है। अब देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है, महादेव जो पहाड़ियां हैं वो मेकाल पहाड़ी के पश्चिम का हिस्सा है। ये रही मेकाल पहाड़ियां, और इसके पश्चिम का क्या हिस्सा है? मेकाल पहाड़ियां। हाँ, ये बिल्कुल राइट है, यानी सवाल नंबर ए ही हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? सही होगा। और ये जो महादेव पड़ता है, इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी पड़ेगी? सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी पड़ेगी? तो जवाब होगा दोस्तों धूपगढ़। क्या ये राइट आंसर क्या होगा? धूपगढ़। धूपगढ़ इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। बाकी सारे यहाँ पर गलत पड़ेंगे। महादेव पर्वत ये आपकी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। महादेव पर्वत छोटा नागपुर के पूर्व में नहीं, ये भी गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, कावेरी जो एक डिस्प्यूट था कावेरी रिवर को लेकर, और ये कावेरी नदी जल जो विवाद है, ये किन किन के बीच में है? आप लोगों से ज्योग्राफी में ये वाला भी प्रश्न पूछा है। और ये जो कावेरी नदी जल विवाद है, ये किन के बीच में है? केंद्र सरकार कर्नाटक, केंद्र सरकार और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, या फिर ये आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी के बीच में। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये जो कावेरी ये ये कावेरी जो विवाद है रिवर को लेकर, ये मुख्य रूप से कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ साथ ये केरल, और केरल के साथ साथ यह पुद्दुचेरी का भी लेकर विवाद है। यानी एक तो यूटी हो गई, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गई पुद्दुचेरी, और ये 3 प्रमुख यहाँ पर राज्य पड़ते हैं। यानी सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है कि आपकी उदयगिरी और खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की जो ये जो गुफाएं हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।